हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, सिंपल है। जनरल थ्योरी में क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो हमने हालांकि सीख रखा है पहले ही, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। फिर जनरल थ्योरी में आपको हम बताएंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट वेरिएबल जो वेरिएबल कोएफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे जनरल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस सीखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कब हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है, कब हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है, दैट इज मीन एग्जिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। कब हमारा सोल्यूशन यूनिक होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो कुछ बेसिक थ्योरी है, यानी कि जनरल थ्योरी है, उसके बारे में हमारा लेक्चर होने वाला है। तो सिंपल बोल सकते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जनरल थ्योरी हमारी बनेगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो सबसे पहली चीज मैं ये समझ लेता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में लीनियर का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था मेरे पास दो वेरिएबल यहाँ पे चलते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और मैं x को मान लेता हूं क्या मेरे पास है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। तो मेरे पास दो वेरिएबल चलते हैं, x चलता है इंडिपेंडेंट, मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अगर y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो इससे मेरे पास क्या बनेगा, dy अपॉन dx, ये भी एक बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है d2y अपॉन dx2 बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे बन सकता है d3y अपॉन dx3 बन सकता है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास हायर ऑर्डर तक हमारे डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे y की पावर 1, y की पावर 2, y पावर 3, y पावर 4, इस टाइप से हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर्स हो सकती हैं। कहने का मतलब अभी हम तुम्हें समझाने वाले लीनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। हालांकि मैंने लेक्चर्स बना रखा है, बस हम एक थोड़ा ओरली बता रहे हैं ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए कि क्या होता है। हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई फॉर्म में अगर ऐसा आ जाता है ए नॉट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो ए एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस वन, ठीक है, डी पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में अगर कोई डेरिवेटिव है उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूँ कि किसी भी टर्म में, यानी किसी भी टर्म में हमारे पास कोई, ठीक है, पावर 2 या इनमें पावर 2 या इनमें पावर 2 या फिर 3 या 4, यानी 1 मोर देन पावर नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, किसी भी ऑर्डर वाले डिफरेंशियल में कि भी कभी भी 1 मोर देन पावर नहीं होनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। सेकेंड बात ये होना चाहिए कि किसी भी एक डेरिवेटिव का और किसी इधर में से, ठीक है, इनमें से किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड y डिवाइड अपॉन dx। अगर ऐसा भी हो गया तो उसको लीनियर नहीं बोलेंगे फिर हम, ठीक है। अगर ऐसा भी हो गया y स्क्वायर भी हो गया तो भी उसको हम लीनियर नहीं बोलेंगे। अगर y क्यूब भी हो गया तो उसको भी लीनियर नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब फिर उसकी ऑर्डर चेंज, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, चेंज हो गई। तो अगर डिग्री 1 होती है तभी उसको लीनियर बोला जाएगा, अगर डिग्री 1 नहीं होती है तो उसको लीनियर नहीं बोला जाएगा। यानी कि अगर हर एक टर्म में बात करें तो इसकी डिग्री कितनी 1 है, इसकी डिग्री कितनी 1 है, सभी की डिग्री हर एक टर्म में डिग्री कितनी है, 1 है। 1 से ज्यादा हो जाएगी तो लीनियर कैसे बोल सकते हैं, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को तो लीनियर बोला जाता है ना, एग्जैक्टली। तो अगर मैं y इंटू ये कर दूंगा तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा, y स्क्वायर कर दूंगा तो भी लीनियर नहीं कहलाएगा, डी अपन डी एक्स यानी किसी भी डेरिवेटिव पावर भी 1 मोर देन कर दिया जाएगा तो भी वो लीनियर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाएगा तो भी वो लीनियर नहीं कहलाएगा। तो कहने में लीनियर कहलाने के लिए उसको इस फॉर्मेट में होना जरूरी है। ये तो समझ में आ गया कि लीनियर कब वो कहलाएगा, ठीक है ना, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो लीनियर और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपको पता चलिए क्या होगा। ये हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसमें क्या किए हैं, डेरिवेटिव किए हैं। ये तो आपको कहानी समझ में आ गई, ठीक है। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी में हम सीखते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, चलो मैं इसको रब करता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ। तो इसमें हमने दो कैटेगरी बना दिया, एक तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है नॉन होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। होमोजीनियस एक हो गया, एक हो गया नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, होमोजीनियस में क्या होता है कि हमारे पास जो क्यू हमारे पास आया है वो क्यू इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, अदरवाइज सेम है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है जो क्यू हमारा है वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, एक मैं आपको ओरली कुछ बता देता हूँ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, ए एन डी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी पावर एन माइनस वन प्लस एन वन ए नॉट और ब्रैकेट में वाई इक्वल टू क्यू, ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सिंपली। अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दूँ तो ये कुल मिला के ऐसे लिख दिया जाएगा, ये एक फंक्शन है डेरिवेटिव का, तो लिख देंगे डेरिवेटिव फंक्शन है इनटू में वाई है इक्वल टू क्यू है। ये मेरे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मेरे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक होता है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हो गया नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहते हैं जब मेरे पास जो क्यू हो वो जीरो हो जाए तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं, अगर क्यू मेरा डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए उसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आगे होगा। होमोजीनियस होता है ये कभी भी ऐसा नहीं कि नो सोल्यूशन दे, इसमें एक सोल्यूशन हमेशा होता है जिसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, और ट्रिवियल सोल्यूशन को उसको बोलते हैं जिसमें y इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू जीरो इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा होमोजीनियस के लिए। लेकिन नॉन होमोजीनियस के लिए ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, तो इसमें होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ओनली। इसमें कौन से सोल्यूशन होते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं, यानी इसमें कभी ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होते, मतलब जीरो सोल्यूशन कभी नहीं होता है। ये हमेशा क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, जीरो सोल्यूशन दे सकता है। क्यों, जैसे हम क्यों मान लो जीरो ले लेंगे तो y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब ये कभी भी नो सोल्यूशन नहीं बोलेगा। ये तो ये यूनिक देगा, ये तो इनफाइनाइट देगा, तो इसमें क्या दो चीजें मिलेंगी, ये तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन, ये तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। और इस सोल्यूशन में हमें पता है ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, इस पे हम सॉल्व करके पता लगा लेंगे, इसमें ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसमें नॉन ट्रिवियल ही सोल्यूशन आपको फाइंड आउट होंगे। इसमें ट्रिवियल भी मिल सकता है, ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के तौर पे भी कुछ हमें मिल सकता है। मतलब अगर यूनिक सोल्यूशन है तो पक्का बात है वो ट्रिवियल ही सोल्यूशन होगा, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो एक सोल्यूशन ट्रिवियल के अलावा भी एग्जिस्ट कर जाएगा। वो हम डिपेंड अभी बात करेंगे, एग्जिस्टेंस के बाद जब हम करेंगे तो वहां पे आपको क्लियरली बता दूंगा कि कब ये एग्जिस्ट होता है, कब ये एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, एक बात तो आपको समझ में आ गई। अब बात करेंगे कोफिशिएंट पर कि वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। यानी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है हमारे पास an है, an माइनस वन है एंड सो ऑन a1 a नॉट, ये जो है हमारे पास, ये हमारे जो कोफिशिएंट हैं ये वेरिएबल कोफिशिएंट कब होते हैं और कांस्टेंट कोफिशिएंट कब होते हैं, इन पे थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो जैसे हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, तो ये कैसे आता है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब समझिए, तो अब इस समझते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब हुआ जो ए नॉट हमारे पास है, जो मेरे पास ए नॉट है, ए1 है, ए2 है एंड सो ऑन, ए एन है, ठीक, ए एन माइनस वन है, ए एन है, ये जो कोफिशिएंट है ये पूरी तरीके से कांस्टेंट हो जाए, इसमें कोई वेरिएबल ना हो, तो मैं बोलता हूँ क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर मेरे पास ये वेरिएबल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट बन जाता है। वेरिएबल होने का मतलब हुआ ये किसके फंक्शन हो जाते हैं, ये फंक्शन हो जाते हैं एफ एक्स के, वेरिएबल आ जाता है इसमें, इसमें एक्स का फंक्शन आ जाता है। बोलो क्लियर, कहानी क्लियर है। वाई तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाई हो जाएगा लीनियर नहीं कहलाएगा। लीनियर होने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन होंगे ए नॉट, ए टू, ए थ्री, ए एन माइनस वन, ये जो भी फंक्शन होंगे, यानी जो भी कोफिशिएंट होंगे, ये हमारे पास फंक्शन होगा केवल एक्स का, वाई का नहीं हो सकता। वाई का क्यों नहीं हो सकता, रीजन अगर वाई हो जाएगा तो फिर ये हमारा क्या निकल लीनियर निकल आएगा। तो क्योंकि लीनियर बनाए रखना है इसलिए ये हमारे पास ओनली फंक्शन एक्स का होना चाहिए, यानी जो वेरिएबल आएगा तो केवल किसका आएगा, एक्स का ही वेरिएबल आएगा। ये बात सबको समझ में आ गया। तो वेरिएबल हो गया हमारे पास कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट भी हो गया हमारे पास, दोनों ही कोफिशिएंट मैंने डिस्कस कर डाले हैं। अब आपको हम बता देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ पूरा कंप्लीटली, उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कशन करता हूँ कि हमारे पास कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, वो क्या होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन।
लीनियर कॉम्बिनेशन समझने के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कुछ हम फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, लेट f1 f2 ठीक है f3 f4 एंड सो ऑन fn, ये हमारे फंक्शन होंगे बी फंक्शंस ठीक है ऑफ कॉमन डोमेन मतलब जितने डोमेन डी यानी जितने फंक्शन होंगे सभी का डोमेन कॉमन होगा, एक ही डोमेन होगा ठीक है। सेम डोमेन के हमारे पास कोई फंक्शन हो गए, अब हमने डोमेन का फंक्शन ले लिया ठीक है, देन द एक्सप्रेशन c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस c3 f3 प्लस c4 f4 ठीक है, c4 f4 और प्लस एंड सो ऑन cn fn, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। c1 c2 c3 क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। c1 c2 c3 क्या है, वेयर c1 c2 c3 एंड cn आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn जो भी फंक्शन है ठीक है, वो हमारे पास क्या हो, वो कॉमन, उनका कॉमन डोमेन हो, ऐसे फंक्शन एज्यूम कर लेंगे अपन ठीक है, ले लिया। और एक एक्सप्रेशन दिखाया हमने c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस c3 f3 प्लस एंड सो ऑन cn fn, जिसको मैंने नाम दिया है लीनियर कॉम्बिनेशन, जहाँ पे c1 c2 c3 क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गया ठीक है। अब इसी में अगर मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज करूँ तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ci fi दिख रहा है, वायर i इक्वल टू 1 to n चल रहा है ये ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को ही मैं बोल रहा हूँ क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन, वेयर ci क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। ये तो समझ में आ गया ठीक है, ओके डन। मैं यहीं से बोलता हूँ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स जब भी लग जाता है तो एक कंडीशन लग जाती है, मतलब इसी कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन है इसी कॉम्बिनेशन को मैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी बोल सकता हूँ, इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इफ। अब एक कंडीशन लग जाएगी क्या, कि समेशन ऑफ सी आई जो बने i इक्वल टू फ्रॉम 1 to n, ये बने वो बन जाए 1 हो जाए ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सी आई जो हमारा हो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, ये तो ग्रेटर देन 0 हो ठीक है, और ये तो इक्वल 0 हो जाए ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। और तब इसमें हम उठा के रखेंगे, और तब इसका सम अगर 1 आ रहा है तो हम कह देंगे क्या, फॉर ऑल आई, फॉर ऑल मतलब किसी भी आई के लिए, मतलब सभी सी के लिए है ना, तब इसको हम क्या कह देंगे, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्या कह देंगे, कॉम्बिनेस कॉम्बिनेशन। फिर से समझते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें हमने एक फंक्शन लेट कर लिया कि लेट f1 f2 f3 एंड so on fn बी अ फंक्शंस ऑन कॉमन डोमेन ऑफ कॉमन डोमेन, यानी ऐसे फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, कॉमन हो जाए, सेम डोमेन होना चाहिए, कहने मतलब ये है। फिर हम ऐसे फंक्शन उठा लेते हैं, फिर एक एक्सप्रेशन दिखाते हैं c1 प्लस c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस c3 f3 एंड so on cn fn, जिसको हम नाम देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या नाम देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। इफ जो हमारे पास c1 c2 c3 एंड so on के cn होंगे, ये एक्चुअली में क्या होंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे, तब हम इनके कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन फंक्शन के साथ ठीक है। अब इसी एक्सपेंशन को नोटेशन दे दिया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ सी आई एफ आई भी बोल सकते हैं, और इसी को हम बोल रहे हैं क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ठीक है। अब इसी को हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कब कह सकते हैं, तो इस एक्सपेंशन को, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाले को एक्सपेंशन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नाम दे सकते हैं। इफ समेशन ऑफ सी आई इक्वल टू 1 फॉर ऑल एंड जो समेशन ऑफ सी आई बनेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, यानी किसी भी आई के लिए जो मेरा सी आई होगा तो 0 हो गया, तो 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड और मेनली पॉइंट ये है कि उसका जो समेशन करेंगे सी आई का सभी का, वो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये तो 1 हो सकता है, ये तो 1 और 0 के बिटवीन में होगा, जितने भी होंगे, अगर 2 1 मोर देन है तो 0 और 1 के बिटवीन में होगा ठीक है। ये सारी कहानी निकल के आती है, तो ये तो समझ में आ गया ना
जैसे 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो C1 हमने 1/2 एज्यूम कर लिया, C2 मैंने भी 1/2 एज्यूम कर लिया, तो C1 प्लस C2 किया तो क्या आ गया 1 आ गया। तो मतलब ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन सकता था एक फंक्शन के साथ, ठीक है। अगर मैंने एज्यूम कर लिया, एक मैंने एज्यूम कर लिया 1/3, एक मैंने एज्यूम कर लिया 2/3, C1 मैंने एज्यूम कर लिया 1/3, C2 मैंने एज्यूम कर लिया 2/3, अब इनका किसी फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा देता तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स कहलाता। क्योंकि हम C1 प्लस C2 करते तो 1/3 प्लस 2/3 करते तो क्या आंसर आ जाता 1 आ जाता इसलिए। और 1/3 2/3 क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक बार हमने ले लिया 3/2, एक ले लिया मैंने 5/2, एक ले लिया मैंने, मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर, और एक ले लिया मैंने 1/2 माइनस 1/2, एक हमने C1 ले लिया ये और C2 ले लिया ये माइनस का। तो इसका अगर हम सम करेंगे तो एक्चुअली में 1 तो आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में इसलिए हम इसको कॉन्वेक्स नहीं बोल सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि जिसका सम है वो 1 आ गया तो उसको हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन तभी बोला जा सकता है जब ये इसका सम 1 हो, लेकिन साथ साथ सारे क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव वाली कंडीशन भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर, और इसी से ही हम आपको समझाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन से समझाएंगे। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा मेनली लेक्चर दे दूं तो इसी से अगर मैं डेफिनेशन बना दूं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास है, अगर इसके जितने CI हैं हमारे पास, ठीक है, ऑल CI, ये 0 फॉर ऑल CI, अगर ये हमारे पास 0 हो जाता है सभी, यानी C1 C2 C3 CN जितने भी कांस्टेंट हैं, अगर ये 0 मिल जाते हैं मुझे किस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, अगर मैं बराबर 0 कर दूं, ठीक है, और इसके जितने भी कांस्टेंट हैं अगर सारे मुझे 0 मिल जाते हैं तो मैं सीधे बोल दूंगा कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जो फंक्शन है वो सारे क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो कांस्टेंट मिल जाता है, अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो कांस्टेंट मिल जाता है तो मैं क्या नाम दूंगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे फंक्शन होंगे फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मतलब इन फंक्शंस को मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल सकता हूं। कब बोल सकता हूं? जब मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वाइट कर दूं, और करने के बाद जैसे मैं इनको सॉल्व करूं तो जितने भी कांस्टेंट मुझे मिल जाएं वो सारे सारे मुझे 0 मिल जाएं, तब मैं बोलूंगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इन फंक्शन को मैं नाम दे दूंगा मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस, ठीक है। अब इन्हीं फंक्शंस को मैं लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन बोल सकता हूं। कब बोल सकता हूं? जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वाइट कर दूं 0 के साथ, ठीक है, तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट ऐसा हो, मतलब इनमें से एटलीस्ट वन कांस्टेंट, ठीक है, कम से कम एक कांस्टेंट ऐसा मिल जाए जो कि नॉन जीरो हो, कोई नॉन जीरो मिल जाए तो मैं बोल दूंगा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ और आगे, ठीक है, फिर एग्जांपल भी आपको कराऊंगा भी, ऐसा नहीं कि एग्जांपल नहीं कराए जाएंगे, एग्जांपल भी कराए जाएंगे, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई एक बार फिर से समझते हैं। लीनियर, ठीक है, इंडिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट F1 F2 F3 and so on Fn be a function, be functions on common domain D, ठीक है, is linearly independent function, is linearly independent function if linear combination of these functions equate with 0 from 1 to n, so implies that all of constant will be equal to 0। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तब मैं इसको कह पाऊंगा क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। यानी इनमें से लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होगा, अगर इनमें से इफ कोई एक भी एनी वन नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो कांस्टेंट मिल जाता है तो मैं क्या कह दूंगा कि दीज फंक्शंस आर
कौन से फंक्शन, f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn, जो कि सेम डोमेन डिफाइन है, इन्हीं फंक्शन को मैं क्या नाम दे दूंगा, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन नाम दे दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कहानी सबको समझ में आ गई है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तभी मजा आएगा कि यार हाँ लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लीनियर डिपेंडेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है और लीनियर डिपेंडेंट फंक्शन क्या होता है। अच्छा, इसमें हम लोग एक बात सीखेंगे कि इस काम को आसान करने के लिए हम एक रिजल्ट सीखेंगे। कुछ रिजल्ट हैं जो इनमें हमारे क्वेश्चन लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उस रिजल्ट को हम सीखते हैं। पहला रिजल्ट हमारे पास क्या कहता है कि अब अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है f और g, ठीक है, ऑफ एनी फंक्शन डिफाइन ऑन सेम इंटरवल i, सेम डोमेन i पे डिफाइन है, ठीक है, और इनको मैं बोल रहा हूँ लीनियरली डिपेंडेंट। अगर दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हैं, जैसा कि हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं जो कि लीनियर डिपेंडेंट सेट्स हैं, तो वो तभी हो सकते हैं जब उनमें से क्या होता है कि उसको हम इस फॉर्मेट में लिख पाते हैं, मतलब एक दूसरे का वो मल्टीपल होता है। तो ठीक, जैसे मान लो कोई सेट है हमारे पास और ये अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमने कहा ये दोनों लीनियरली, मान लो जैसे हमने वहाँ सीखा लीनियर अलजेब्रा में क्या सीखा, जैसे मान लो ये 1,2 है और ये मान लिया हमारे काम 2,4 है, तो हमने कहा दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो बोलेंगे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो मतलब ये इसका मल्टीपल है। तो जब एक फंक्शन दूसरे का फंक्शन का मल्टीपल यहाँ बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं क्या, लीनियरली डिपेंडेंट के अंतर्गत वहाँ पे देखते थे। तो जैसे वहाँ पे देखते थे वैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ नया तो है नहीं, सेम वैसे ही हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसलिए हमारा जो मोटिव यही है कि अगर दो फंक्शन हैं उनमें अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देख पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि क्या उसको मैं इस फॉर्मेट लिख पा रहा हूँ। अगर मैं उसको इस फॉर्मेट लिख पा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, अगर कोई एक भी कांस्टेंट सच दैट आइदर, मतलब इस टाइप से लिखा जाता है, चाहे इस तरह चाहे इस तरह, किसी एक भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, मतलब किसी एक कांस्टेंट के लिए और सभी एक्स के लिए, इंटरवल में जितने भी एक्स रखो वो इस कंडीशन क्या कर रहा हो, सेटिस्फाइड कर रहा हो, किसी एक कांस्टेंट के लिए कर रहा होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर दो फंक्शन है सेम इंटरवल पे डिफाइन होते हैं, ठीक है, उनको लीनियरली डिपेंडेंट बोला जाएगा इफ ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, मतलब इनमें से कोई एक कांस्टेंट ऐसा एग्जिस्ट हो जाए जिसके सभी एक्स के लिए, फंक्शन के सभी एक्स के लिए, डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए, यहाँ पर क्या हो जाए, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई वो कर दे, तो मैं क्या कहूँगा, वो फंक्शन क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट की बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये वाली, ठीक है, इसको मैं फॉलो कराऊंगा क्वेश्चन लगाने में। सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या कहता है उसको समझिए कि सपोज f1 f2 f3 हमारे पास एंड सो ऑन fn जो हमारे पास हैं, ये क्या है, फंक्शन है और सेम इंटरवल पे डिफाइन है, ठीक है, सेम इंटरवल पे क्या है, डिफाइन है, सेम डोमेन में डिफाइन है। तो अगर ये सेम डोमेन में हमारे पे डिफाइन है तो, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया दूसरा इंटरवल एक आई है, मान लो एक जे है, पहले हम आई पे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसको मान लो हम जे पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बी एनी इंटरवल सच दैट, और ये जो जे है हमारा वो सबसेट है आई का, तो जे इंटरवल है वो सबसेट है किसका, आई का, देन वी हैव। तो अगर मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरे फंक्शंस हैं वो आई इंटरवल पर लीनियरली डिपेंडेंट है, बस समझना। अगर वो फंक्शन, ये सेम इस तरह की थ्योरी हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में सीख रखी है, हमने पहले बताया, ठीक है। तो सेम फंक्शन है वो आई इंटरवल पे क्या लीनियर डिपेंडेंट है, तो मैं पक्का कह दूंगा कि ये जो फंक्शंस होंगे वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे किस पर, जे पर भी होंगे, ठीक है। ये आपको मैं अभी समझाऊंगा, एग्जाम्पल देकर भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जे इसका क्या है, सबसेट है। तो अगर ये मेरे लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका सबसेट वाला भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये मेरा एल है जे पर, अगर ये जे पर मेरा एल है तो वो फंक्शन हमारे पास आई पर भी क्या होगा, वो एल होगा, ठीक है। इस पॉइंट से हम लोग आगे चलते हैं, कहानी क्लियर हो रही है, ओके डन। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम इसमें करेंगे तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या कर रहा है कि अगर ये हमारे पास फंक्शन है एल आई है आई पर, तो हम कह सकते हैं कि अगर आई पर एल आई है, अगर आई पर एल आई है तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, जवाब समझना, फिर से हम आपको बता रहे हैं। अगर ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है, ठीक है, जे पर एल आई है, जे पर एल आई है तो पक्का है आई भी एल आई होगा, आई भी क्या होगा, एल आई होगा, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। दूसरी चीज हमने ये बोला कि अगर कोई फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, आई पर एल डी है, तो अगर आई पर एल डी है तो जे पर भी क्या होगा, एल डी होगा, ये बात मैंने सीखी, ठीक है। तीसरी पॉइंट यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आई हमारा एल आई हुआ, तो अगर आई मेरा एल आई हुआ तो फिर हम जे पर एल आई कह भी सकते, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है। अगर जे पे हमारा एल डी हुआ, अगर जे पे हमारा एल डी हुआ तो हम आई पे एल डी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारी बातें निकल के आई हैं। आई होप आपको ये कंडीशंस याद रहेंगी, क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस पर जिसमें आपको ये सब हेल्प करने वाली हैं, ओके डन। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ मैं आपको।
ठीक है, अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि 1x। अब इसको तुम खुद सोचो, मैं इसका किसी भी x के लिए इसी के उस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 1 है, जी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, जी एक्स इक्वल टू हमारे पास x है। दोनों डिफाइन किस पे हैं, दोनों डिफाइन r पे हैं। किस पे हैं, r पे हैं। तो हम एक के लिए तो बोल सकते हैं, जैसे यहाँ x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 बराबर 1, लेकिन x इक्वल टू रखेंगे तो 1 है, ये 2 नहीं हो सकता। 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। इस तरह से आप देखो तो क्या इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स यानी जी एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स, क्या इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है? अगर लिखा जा सकता तो बताइए, तो बोलेंगे सर नहीं लिखा जा सकता। अगर नहीं लिखा जा सकता तो मैं क्या कह सकता हूँ कि गिवन फंक्शन इज नॉट एल डी, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज एल आई। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो हो बताना, ठीक है। कैसे बोलोगे सर, 2 के लिए हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 0 रखूंगा फंक्शन में, दाद को समझना। अगर तुम कहते हो, मान लिया हम कुछ देर के लिए मानते हैं, आपकी बात मानते हैं, क्या मानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू अगर हमारे पास 1 है, ऐसा सोच लिया आपने, और सर जी एक्स इक्वल टू हमारे पास x है, ठीक है, आपने सोचा। आपने कहा सर मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू सी जी एक्स, मैं कह सकता हूँ। हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है। आपने बोला फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपने कहा सर अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो फंक्शन तो 1 इधर 1 ही है, इधर सी एक्स हमने बोला तो 1 रखा, तो हमारा आपस में क्या हो गया, बराबर, क्योंकि हमें एक सी तो मिल ही जाएगा इसमें। जैसे हमने 1 रखा तो इधर मुझे इसका सी तो मुझे 1 के लिए मिल ही जाएगा, इंटू 1 रखेंगे तो सी हमें मिल जाएगा 1, तो मिल गया, ठीक। सी एग्जिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल मिल गया सर, ये तो ठीक है। सभी के लिए ट्रू होना चाहिए, क्या सभी के लिए होगा, सी सभी के लिए, सभी के लिए हमारे पास ट्रू होना चाहिए। अगर हम इधर मान लो 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, मान लिया हम 0 रख देते हैं, और फंक्शन इधर हमारे पास 1 होता है, ठीक है। एक्स इक्वल टू मैंने रख दिया 0, फंक्शन हमारा 1 होता है, तो ऐसा कोई भी सी मुझे ढूंढ के दिखाओ जिसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे 1 आ जाए, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हमने बोला सी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए, इस वैल्यू के लिए हमारे पास सी कोई भी एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन फंक्शन इज नॉट एलडी। अगर गिवन फंक्शन एलडी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फंक्शन क्या होगा, एलआई होगा। तो वैसे भी एलआई था, लेकिन मैंने तुम्हें प्रूव करके बताया कि कैसे हमारा एलआई बना। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, एलआई हो गया, ये एलआई हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी क्या होगा, सिमिलरली इसको भी हम क्या बोलेंगे, एलआई बोल देंगे। ये भी हमारे पास क्या हुआ, एलआई हुआ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ, अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी रियल नंबर पे डिफाइंड है ना यार, ये जितने फंक्शन हमने था, ये भी हमारे पास क्या हुआ, एलआई हुआ। 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 ये भी हमारे पास क्या है, एलआई है, ठीक है। सेम रूल्स है, ये भी हमारे पास क्या है, एलआई है। अब यहाँ पे देखो साइन से कॉस, ये भी हमारे पास क्या है, एलआई है, ठीक है। कुछ वैल्यू के लिए तो हो सकता है, लेकिन सभी वैल्यू के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारे पास एलडी हुआ, क्यों, क्योंकि हम साइन एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एक्स, मतलब यहाँ पे एक दूसरे पर कॉन्स्टेंट भी डिपेंड हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एल डी हो गया। ये हमारे पास एल डी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट मुझे मिल गया -1, ठीक है। ये हमारे पास एल आई हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर हमारे पास ये क्या हुआ, एल आई हुआ। ये भी हमारे पास क्या हुआ, एल आई हुआ। ये भी हमारे पास क्या, एल आई है। ये हमारे पास क्या है, एल आई है। ये भी हमारे पास क्या हुआ, एल आई हुआ, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एल आई हुआ, क्योंकि एक्स वेरिएबल है हमारे पास, इसलिए हमारे पास एल आई गया। अगर एक कांस्टेंट होता कोई भी तो एल डी हो जाता। ये भी हमारे पास क्या हुआ, एल आई हुआ। कुछ क्वेश्चन हमारे पास इधर हैं, उनको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसी वक्त, ठीक है ना, बता देना कोई दिक्कत आए तो। सेम मेथड से ये भी हमारे पास क्या हुआ, एल आई हुआ, कॉन्स्टेंट भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ये हमारे पास क्या हुआ, एल आई हुआ। ये हमारे पास क्या है, एल आई हुआ। ये हमारे पास क्या, एल आई हुआ। ये एल आई है, ये भी एल आई है। तो इसमें सभी एल आई थे, बस इसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ के, तो यहाँ पे एल डी हमारे पास बना था, ये एल डी बना था, और ये हमारे पास एल डी बना था। दो क्वेश्चन हमारे पास छोड़ के, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे कहते हैं 14 और 15 को छोड़ के बाकी सब हमारे पास क्या है, सॉरी कौन सा है ये आई थिंक 15 है, ये हमारे पास 14 है। एक क्वेश्चन और था एल डी है ना, उसको भी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। एक हमारे पास 13 था, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या था, एल डी ही था। सबको समझ में आ रही नहीं आ रही, तो कैसे एल डी और एल आई चेक किया जाता है, आपने ये चीज़ देखा है। और बहुत सिंपल था, ऐसा भी नहीं कि आप इनको चेक नहीं कर सकते हैं, आप इजीली आराम से चेक कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया था, मेरे पास दिया गया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया गया था, एंड जी एक्स इक्वल टू दिया गया था मॉड ऑफ एक्स दिया गया था। अच्छा, मॉड एक्स ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स किसके लिए होता है हमारे पास, 0 माइनस, मान लो इधर हमारे पास माइनस एक्स है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स और ये हमारे 0 तक है ना,
और प्लस एक्स ले लो हमारे पास। अच्छा ये जीरो इसमें भी लगा सकते हो या इसमें भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक में लगा लो, हो सके तुम दोनों में लगा लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन तो भी डिफाइन होगा। ये मान लो इसके लिए डिफाइन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो तुम ये बताओ कि कब एल डी होगा कब एल आई होगा, तुम खुद सोचो, मुझे इंटरवल फाइंड करना था कहाँ पे एल डी कहाँ पे एल आई होगा। तुम ये बताओ कहाँ पे एल डी होगा, तो तुम ये समझ पा रहे हो कि एफ एक्स, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स मैं लिख सकता हूँ किसके लिए, जब हमारे पास जी एक्स हमारे पास क्या हो माइनस एक्स हो, तो सी एफ एक्स हो सकता है, सी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पे, सी की वैल्यू -1 मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एल डी हो सकता है, किसके लिए एल डी हो सकता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसके लिए, तो ये हमारे पास हो सकता है -∞ टू 0, इसके लिए हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, जो एफ और जी हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास एल डी हो जाएगा। ओके डन, ठीक है। इसी प्रकार से चलो हम इसको I1 नाम दे देते हैं, इसको हम I2 नाम दे देते हैं। तो हमारे पास आपको समझ में आ गया I1 में क्या होगा, ये LD हो जाएगा। अगर मैं फिर बात करूँ F और G हमारे पास I2 में क्या होगा, I2 में भी LD हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ C1 क्या हो जाएगा, प्लस का मिल जाएगा मुझे, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसे इधर हमारे पास I2 बन जाएगा। तो I2 वाला डोमेन क्या है उसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो I2 के लिए डोमेन ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, बस में नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास LD हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे R की बात कर लें तो पूरे R पर F और G दोनों क्या हैं, पूरे R पर, ठीक है। तो R पर ये हमारे पास LI हो जाएंगे ऑन R, तो R पर ये दोनों LI हो जाएंगे। समझ ही नहीं आया, R पर ये क्या हो जाएंगे, LI हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C आपको नहीं मिल पाएगा ऐसा कोई जो हर एक R के लिए मतलब हर एक R के एलिमेंट के लिए क्या कर पाए, ये ट्रू कर पाए इसको। ओके डन, समझ आ गया सबको, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर से लेकर आता हूँ टॉपिक में। जैसे हमने इसके लिए सॉल्व कर लिया, अब हम इसके लिए काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि एफ एक्स स्क्वायर इधर जी एक्स, अब देखो मेरी बात को समझो, जी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। जी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मॉडुलस, मतलब जाहिर बात एक्स स्क्वायर ही रहने वाला, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ध्यान से देखोगे दोनों फंक्शन सेम है, तो पूरे आर के लिए सेम होंगे। अगर ये पूरे आर के लिए सेम है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये एल डी है, एल डी है ऑन आर, पूरे आर के लिए एल डी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें एल आई किसी भी डोमेन के लिए एल आई नहीं बनने वाला है, ये एल डी है आर के लिए। बात पकड़ में आ गई, नहीं आ गई, ठीक है, क्लियर आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एफ इक्वल टू ये, जे एक्स इक्वल टू हमारे पास ये, अब बिल्कुल इसमें अलग अलग डोमेन पे फिर वही कहानी सेम करेंगे, मॉड एक्स को ब्रेक करेंगे। अगर हम मॉड एक्स को ब्रेक कर रहे हैं, मैं अब इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मॉड एक्स को ब्रेक कर रहा हूँ तो ये माइनस से प्लस से देगा, माइनस एक्स देगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर के लिए। नेगेटिव मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पर, तो बोलेंगे -∞ से 0 के लिए, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा कहाँ पर, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा, ठीक है, 0 से +∞ के लिए। तो इस डोमेन के लिए एल डी, इस डोमेन के लिए एल डी, पूरे आर के लिए एल आई, ऑन आर के लिए क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। समझ में आया, सेम एज वैसे जैसे हमने अभी बताया था, सेम एज इसी प्रकार से हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी सेम उसी प्रकार से ही होगा, ठीक है, फिफ्थ नंबर भी सेम हमारा उसी प्रकार से होगा। अब मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया, आ गया। अभी तक हमने दो फंक्शंस लिए थे, अब हम अपना 3 फंक्शन के लिए भी काम करेंगे। अच्छा 3 फंक्शन के लिए भी जो काम हमारा होगा वो सिंपल एंड सिमिलरली वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम लोग इसमें करते चले आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे इसमें आइए, इसमें आएंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, एल आई कहलाएगा, बिल्कुल सही है। किसी एक को दो के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, यानी एक्स को हम चाहे इसका प्रोडक्ट करें, इसको मतलब किसी भी तरीके से हम इसको आपस में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। चाहे इनको दोनों ऐड कर लो तो ये आ सकता नहीं, इन दोनों को ऐड करो ये नहीं आ सकता, इन दोनों को ऐड करने पर ये नहीं सकते, चाहे किसी भी कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एल आई हो गया, क्या हो गया, ये एल आई। इसका मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, मुझे लगता है इसमें भी नहीं लिख सकते हैं। चाहे मैं किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आपस में करके इन दोनों को ऐड कर लूँ, कभी ये नहीं आ सकता। किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लूँ आपस में, कभी ये नहीं आ सकता। इन दोनों किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ, कभी ये नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा क्या होगा, एल आई होगा, ठीक है। जो एल डी नहीं वही एल आई हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको, ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गया, ओके। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब मैं अगला धरूँ, 1 और साइन एक्स हमारे पास है, इधर हमारे पास कॉस एक्स है। अब तुम्हें यहाँ समझना है, ये हमारे पास एल आई होगा या एल डी होगा, इस पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या कॉस एक्स आएगा, नहीं आएगा। किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कॉस एक्स नहीं आ सकता। किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके देखो, 1 + cos x में 1 में किसी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके देखो, साइन एक्स नहीं आ सकता। और अगर इन दोनों को किसी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो कभी भी 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये क्या थे, इसका मतलब अगर यहाँ पे देखो, अगर ये स्क्वायर कर देता
तो इन दोनों को एडिशन करने पर ये 1 आ सकता था, तो ये हमारे पास LD बन जाता। क्या बन जाता? LD बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? LI। अगर ये माइनस का cos स्क्वायर x है तो भी हमारे पास LD बन जाता। क्यों? क्योंकि इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते तो हमारे पास LD बन जाता। क्योंकि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं ना, तो भी हमारे पास LD बन जाता। लेकिन ऐसे ये LD नहीं है, तो L से LD नहीं है। किसी भी तरीके से मैं इसको किसी भी कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखूं तो ये 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारे पास LI होगा। तरीका समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एकदम बेहतरीन तरीका है। इस तरीके को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से हम बता सकते हैं कि LI होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे उठा रहे हैं। ये सारे PDFs आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल में जाइए, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आप जैसे जाएंगे तो ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे फाइल मिलेगा, फाइल से आपको ये सारे PDFs मिल जाएंगे। और अगर ये डिस्कशन करना चाहते हैं आप मुझसे तो आप ग्रुप में आइए, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो भी आपको मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें 4th नंबर की, ठीक है, अब हम अगला इसके बात करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके। तो किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कभी भी हमारे पास LD नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है? LI है। नहीं लिख सकते ना, ये क्या है? हमारे पास LI है, तो ये हमारे पास LI हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं 5th की बात कर लूँ तो 5th में भी हमारे पास LI है। किसी भी तरीके से मैं ये इन दोनों को ऐड करके ये नहीं ला सकता है। मतलब ये क्या हमारे पास? LI है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, उसको देखते हैं। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। क्या है? मेरा LD LI है। अगर यहाँ से ध्यान से सोचो, साइन, ये क्या लिखा है? साइन। अगर मैं इसको खोलूं, अगर ये मैं खोलूं तो क्या लिखा हुआ है? साइन A+B लिखा हुआ है। साइन A+B, अगर मैं इसको खोलता हूं तो चलो मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? साइन, ठीक है, A+B का फॉर्मूला x + π/3। A+B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x इंटू साइन इंटू कॉस बी, और कॉस π/3 का वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, और प्लस कॉस x इंटू, अब ये किसकी वैल्यू होती है? ये √3/2 मान लो, √3/2। अब ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। और sin x cos x ये वेरिएबल है, यानी इनके हम किसी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हम इसके फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इसके फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? ये LD हो गया। ये क्या हो गया बेटा? LD हो गया। समझ में आई नहीं आया? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? LD हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। इसको किसी भी तरीके लिखा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा सकता है। हाइपरबोलिक है तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? e⁻x माइनस e⁻x अपॉन 2। ये लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास LD हुआ, तो ये हमारे पास LD हुआ। तो 9 नंबर भी हमारे पास क्या है? इसमें LD है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो किसी भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसी भी मेथड से क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? तो नहीं लिख सकता हूँ। अगर नहीं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या हुआ? LI हुआ। ठीक है, इसकी बात हम कर ही चुके हैं। अगर हम इसकी बात करें, बिल्कुल ये LD अभी हमने देखा कि जैसे कॉस में देखा वैसे साइन में देखा, वैसे हमारे पास कॉस में होता है e⁻x होता है प्लस e⁻x होता है अपॉन 2। ये क्या है? ये हमारे पास LD है, सॉरी हाँ LD है, LD। ये हमारे पास क्या होगा? ओ यार, फिर वही बात, कॉस को ब्रेक करोगे क्या इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा? क्या आ पाएगा? बिल्कुल आ पाएगा। कॉस A+B का जैसे अभी हमने बताया, ये भी क्या है हमारे पास? ये LD है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास LI होगा। एकदम सिंपल दिख रहा है, 1 लगा हुआ है ना, तो कभी आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए हमारे पास LI होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। आपको जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सारे याद हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। LI LD का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।